नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 25 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब इजराइल की आवाम खुद इजराइल की सरकार से अब सवाल पूछ रही है और सवाल इतने ज्यादा पेचीदे हैं कि बाकायदा आईडीएफ को बीच में आके सरकार और जनता के बीच अब खड़ा होना पड़ रहा है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू की गिरती हुई कुर्सी का एक बड़ा ही नायाब नमूना है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही अब मिडिल ईस्ट में 5 दिन के सीज फायर पे पहली बार ईरान ने भी सहमति जताई है, लेकिन ये सीज फायर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और इसमें क्या क्या टेक्निकलिटी है, इसको जब तक मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा और आप डिटेल में नहीं जानेंगे तब तक शायद यही आप मान लेंगे कि सीज फायर का मतलब ये कि आज के बाद कोई किसी पे मिसाइल नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पूरी कहानी, इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही लेबनान के अंदर इजराइल जो कुछ कर रहा बहुत सही कर रहा, और ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको जब आज डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप खुद प्रखर राजपूत के साथ यानी मेरे साथ मिलके कहेंगे कि यार सही कह रहा, अपना भाई सही कह रहा कि ये मार खाने के लिए ही बने। क्या पूरी कहानी वो भी आपको बताता हूं। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आज यूक्रेन ने रशिया के ऊपर भी बड़ा हमला किया और इस हमले का हमसे क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही मोदी साहब ने ट्रंप से बातचीत करके कुछ और रिक्वेस्ट की है, और ये रिक्वेस्ट कौन सी उसको आप सुनिए। सुनने के बाद अगली बार वोट देने से पहले 2-4 चीज़ें और सोच लीजिएगा। यानी यकीन माने दोस्तों, आज की जो खबर होगी बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने यह फरमान जारी किया है कि 5 दिन के लिए अमेरिका का जो प्रपोजल है उस प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ ही अमेरिका के साथ बातचीत करके जंग से निकलने का कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो कि कहीं भी हमें झुकना ना पड़े। इंसानियत के नाम पे हम झुकने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की ताकत के आगे हमें कहीं झुकना ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए और 5 दिन के अंदर बातचीत की जाए और बातचीत करके कोई सही रास्ता निकाल के डील किया जाए। अब ये बात मुस्तफा खामनेई ने बोली। इसके अलावा खबर मैंने आपको कल ही बता दी थी कि पाकिस्तान मेजबानी कर सकता है अमेरिका और ईरान की बातचीत की। लेकिन अब ये 5 दिन का सीज फायर पिछले 24 घंटे से लगातार आपके कानों में पड़ रहा होगा। लेकिन इसके अलावा खबर यहां से भी निकल के सामने आई कि भाई इजराइल के ऊपर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। खबर यह भी निकल के सामने आई कि ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला कर दिया। मतलब ठीक ठाक तरीके से दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। तो आखिर इस सीज फायर का मतलब क्या है? अगर सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच है तो ईरान की कोई मिसाइल अभी तक अमेरिका पहुंची नहीं, तो फिर सीज फायर का क्या मतलब? तो सीज फायर का सीधा मतलब दोस्तों आप इतना जानिए कि एक दूसरे के ऑयल फील्ड पे और एक दूसरे के पावर प्लांट पे हमला नहीं होगा, बाकी हमले जारी रहेंगे। यानी ये बात आप कंफर्म जान लीजिए कि इजराइल का मार खाना फिक्स है और इजराइल का पलटवार करना भी फिक्स है। ये 5 दिन भले ही बातचीत के होंगे, लेकिन 5 दिन में हमले जारी रहेंगे। हमले केवल ऑयल पे नहीं होंगे और साथ ही पावर प्लांट पे नहीं होंगे, बाकी हमले एक दूसरे के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते रहेंगे। ये बात आप कंफर्म जानिए। और इसी को लेके आज बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान भी दोस्तों निकल के सामने आया। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि सीज फायर कब होगा कब नहीं होगा इसका डिसीजन हमारे हाथों में है। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार के तरीके से बातचीत करते हैं, वो फायदे और नुकसान को देखते हैं। लेकिन हमारा सीधा एजेंडा ये है कि अभी जो रिजीम है, यानी जो इस्लामिक रेजोल्यूशन गार्ड की वहां पे सरकार चल रही है, वो सरकार गिरे और रेजा पहलवी जैसी कोई कठपुतली वहां पे बैठाई जाए, तभी हम रुकेंगे, अदरवाइज हम नहीं रुकने वाले। क्या कुछ कहा बेंजामिन नेतन्याहू? तो थोड़ा सा सुने आप। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पे ये बात बोल दी है कि अमेरिका भले ही सीज फायर कर ले, हम सीज फायर नहीं करेंगे। और इसी के बाद अब सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर की कहानी क्या है। दरअसल ईरान और इजराइल एक दूसरे को लगातार टारगेट कर रहे हैं और इस समय ईरान ने इतना ज्यादा मार दिया इजराइल को कि इजराइल के जो आवाम है वो खुद अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है कि ये ऐसा हुआ कैसे।
दरअसल अब तक ईरान जो मारता था वो मिलिट्री साइट पे मारता था, हाइफा पोर्ट पे मारता था, साथ ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पे मारता था। तो इससे आम आवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और ना ही कुछ पता चलता था। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि रियाद इलाके में ईरान की मिसाइलें आके गिरती हैं और उससे तगड़ा नुकसान होता है। कम से कम 200-250 लोग घायल होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब सुनिए, जो इजराइल की जनता है वो सरकार से अपने सवाल पूछ रही है कि आखिर तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कहां है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से तुम इजराइल के अंदर डिफेंस सिस्टम लगाते हो, हमारे टैक्स के पैसों से तुम सारा काम करते हो, और जब ईरान की मिसाइलें आई तो हमारे ऊपर कैसे गिर गई। हालांकि अब आईडीएफ ने बीच में पड़ के अपनी टांग अड़ा के, आईडीएफ का कहना है कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर हमारा डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हुआ। लेकिन अब ये बात दोस्तों जग जाहिर हो गई कि ईरान के हमले में इजराइल का डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से तबाह हो गया। खैर, ये तो जंग का एक पहलू है। अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को लेकर यह भी कहा कि हम बातचीत ईरान के साथ करेंगे, यानी तेहरान और वाशिंगटन दोनों बातचीत करेंगे और बातचीत में एक सही रास्ता निकाला जाएगा। और रही बात स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की, ध्यान दीजिएगा, रही बात स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की, तो हमें कोई गरज नहीं पड़ी है। मतलब साफ तौर पे आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें कोई गरज नहीं पड़ी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खाली हो, हमें कोई मतलब नहीं कि ईरान का कब्जा रहे या फिर ना रहे, हम क्यों लड़ने जाएं। ऐसा कहना डोनाल्ड ट्रंप का, यही डोनाल्ड ट्रंप अभी 3 दिन पहले कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खाली करा के छोड़ेंगे। यह भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि सारे दुनिया के लोग आ जाएं, फ्रांस आ जाए, जर्मनी आ जाए, जापान आ जाए, चाइना आ जाए, इवन भारत भी आ जाए, सब लोग मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को फ्री करा लेंगे। लेकिन जब नहीं करा पाए तो फिर इन्होंने कहा कि हम आयतुल्ला के साथ डील करके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे हम और आयतुल्ला मिलकर शासन करेंगे। अब सुनिए कहानी। इतना होने के बाद अब तीसरी बार डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न मारते हुए कहता है कि भैया हमें क्या गरज पड़ी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खाली कराएं, हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कुछ लेना नहीं है, और जिसको लेना है वो आगे आ नहीं रहा तो हम भी कुछ करेंगे नहीं। अब ये बयान भले ही डोनाल्ड ट्रंप का आप हल्के में ले लें, लेकिन जो देश स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल लेते हैं वो देश अच्छे खासे दबाव में है, और उनमें से एक सबसे पहले हमारा देश है। आज खबर निकल के सामने है कि मोदी साहब ने ट्रंप को फोन किया और फोन करके रिक्वेस्ट की कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के मुद्दे को भी थोड़ा सा लूप में रखें। मतलब इसका क्या मतलब, इसका बड़ा साफ कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के मुद्दे पे भी ईरान से बातचीत करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सीज फायर कर लें और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खाली ना छोड़े। आप सोच के देखिए, भारत को चिंता है, वहीं श्रीलंका को नहीं है। क्यों? फॉरेन पॉलिसी। श्रीलंका के अंदर जब ईरान के नेवी के शिप डूब रहे थे तब श्रीलंका ने मदद कर दी। भारत खड़ा तमाशा देखता रहा और कहा कि यार क्या देखें, छोड़ो, पापा की बात है। और मिस्टर डो समझ गए होंगे, उन्होंने मना किया है, हम कैसे खिलाफत कर दें। तो आज भारत ट्रंप से गिड़गिड़ा रहा है कि भैया ऐसा है, आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के मुद्दे पे बात करो। वहीं श्रीलंका, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, भारत के नक्शे के बिना श्रीलंका का नक्शा नहीं बनता, आज वो श्रीलंका खुश है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से रहेंगे, हमें ईरान तेल देगा, हमें गैस देगा। तो आप समझ लीजिए कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां जा रही है। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। खबर निकल के सामने आई है, सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस समय ईरान के हवाले से। ईरान ने एक बार फिर से सर्जिल मिसाइल को इजराइल के ऊपर दागा है और इस सर्जिल मिसाइल का बाकायदा वीडियो भी निकल के सामने है और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी चंद मिनट पहले ही ईरान ने बड़ा हमला किया है। और सबसे ताजुब की बात जो अभी मैं आपको समझा रहा था शुरुआत में वीडियो के, कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि सीज फायर के नाम पे अब एकदम जंगबंदी हो जाएगी? भाई, गाजा के साथ सीज फायर पिछले 1 साल से हो रहा, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अब कहानी सुनिए, अमेरिका ने भी अपना B-52 बॉम्बर भेजा है। अब तक B-2 बॉम्बर था और अब B-52 बॉम्बर आया और उसके कुछ वीडियोस निकल के सामने आए और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने भी अपना B-52 बॉम्बर भेज दिया और साथ ही खबर यह भी निकल के सामने आई है कि अमेरिका के मरीन कॉर्प्स, यानी जो इनके सैनिक बड़े एडवांस ट्रेंड होते हैं, चाहे वो डेल्टा फोर्स हो चाहे मरीन कॉर्प्स हो, हज़ारों की तादाद में मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और बढ़ क्यों रहे हैं ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अमेरिका की सीधी नज़र ईरान के न्यूक्लियर के उस रिएक्टर पे है।
और ईरान ने यूरेनियम कहाँ छुपा रखा है उस चीज़ पे, बाकी इसके अलावा जाने का कोई खास मकसद नज़र नहीं आता। बहरहाल अब जब ये कहानी निकल के सामने आई कि हज़ारों की तादाद में सैनिक जा रहे हैं, साथ ही B-52 बम्बर जा रहा, तो ऐसे हाल में आपको क्या लगता है, सीज फायर होगा? और ऐसा नहीं है कि अमेरिका अगर ऐसी हरकतें कर रहा तो ईरान रुका हुआ है। खबर निकल के सामने आई, आपकी स्क्रीन पे है, बहरीन से। बहरीन के अंदर आज ईरान का बड़ा हमला हुआ और इस हमले में अमेरिका के 2 डिफेंस सिस्टम, इनमें से एक का नाम पेट्रियट AN/MPQ-65 जो कि फायर कंट्रोल डिफेंस सिस्टम यानी रडार सिस्टम है। एक ऐसा रडार सिस्टम जो फायर को कंट्रोल करता है। बेसिकली यहाँ पे 2 रडार सिस्टम है, पहले आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ, फिर दोनों की खासियत बताता हूँ। पहला है AN/MPQ-65 और दूसरा है TPS-75। TPS-75 क्या करता है कि अगर सामने से कोई मिसाइल आ रही है, जैसे ईरान से कोई मिसाइल आ रही है या फिर इजराइल से आ रही है या फिर किसी और देश से आ रही है, तो जो TPS-75 है वो उस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद पहले ही सायरन बजा के अर्ली वार्निंग दे देगा कि भैया जो इंटरसेप्टर है वो तैनात हो जाए, और मिसाइल सामने से 2-4 मिनट में पहुंच जाएगी। अब TPS-75 का काम यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है पेट्रियट AN/MPQ-75। ये क्या करता है कि जब मिसाइल सामने से आते हुए मिल जाती है सिग्नल उसका, तो ये इधर से इंटरसेप्टर फेंकता है और इंटरसेप्टर फेंकने के बाद उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का काम करता है, कोशिश करता है। अब कामयाब होता नहीं होता ये तो इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन खबर निकल के सामने आ रही कि बहरीन के अंदर इन दोनों ही रडार सिस्टम को ईरान ने खत्म कर दिया। जी हाँ, इन दोनों ही रडार सिस्टम को ईरान के हमलों ने ऐसा तबाह किया है कि अब ये ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है। और इसी के दौरान जो एक बड़े माने जाने पत्रकार हैं, बड़े माने जाने, लगभग 6-7 मिलियन उनके चैनल पे फॉलोअर हैं, जिनका नाम अशोक कुमार पांडे, आपने देखा होगा, द क्रेडिबल हिस्ट्री बड़ा माना जाना चैनल है, बहुत सारे लोग इनको चाहते हैं, पसंद करते हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी दी है कि जो जेरल्ड फोर्ड आया था मिडिल ईस्ट में जंग लड़ने के लिए, ईरान ने उसको ऐसा तबाह कर दिया कि 13 महीने तक अब वो किसी भी ऑपरेशन में नहीं शामिल हो पाएगा। खबरें बीच में जब ये निकल के सामने आई थी तब अमेरिका ने कवर करते हुए कहा था कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है और हम एकदम फिट हैं, हमारा जो जेरल्ड फोर्ड है एकदम तंदुरुस्त है। लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही कि 13 महीने तक जेरल्ड फोर्ड अब किसी भी ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं रहेगा। यानी ईरान ने यहाँ भी तगड़ा झटका दिया। और साथ ही अब ईरान का ऐसा फैसला जो आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। आमतौर पे कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी शासन करने वाला हो, ऐसे फैसले वो नहीं ले सकता। लेकिन ईरान ने ये फैसला लेके दिखा दिया कि सच में ईरान की ये जो आवाम है वो कैसा राजा लेके चल रही है। खबर सुनिएगा बहुत ध्यान से। ईरान में जो वहाँ के नगर परिषद प्रवक्ता हैं, यानी जिनके अंदर पूरे शहर का डेवलपमेंट होता है, जिनका नाम अली रेजा नादली है, अली रेजा नादली का बड़ा बयान दोस्तों निकल के सामने आया कि जितने बच्चों की मौत इजराइल के हमलों में हुई है उन तमाम बच्चों के नाम हम एक सड़क बनाएंगे। यानी अगर पूरे शहर में 1000 सड़कें बननी है तो उसमें से पहली जो टॉप की सड़कें होंगी वो शहीद हुए बच्चों के नाम पे होंगी, ताकि पूरी दुनिया उनकी शहादत को याद रखे। आप सोच के देखिए, लड़ाई झगड़ा हर देश करता है, अक्सर लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये काम कौन करता है? ईरान के अलावा ऐसा एग्जाम्पल आपने कहाँ सुना कि बच्चों के नाम पे सड़क रखी गई और वो बच्चे जो शहादत में मारे गए। खैर, इसी बीच दोस्तों अमेरिका से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि अमेरिका के टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में आग की खबरें निकल के सामने आई। और मैं चाहूंगा कि जो वीडियोस आए उस वीडियो को आप डिटेल में देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से टेक्सास की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पे आग लगी है। अभी आग कैसी लगी, क्या लगी, इसके बारे में अमेरिकन सरकार ने एकदम चुप्पी साध ली है। कई सारे लोग इस चीज को ईरान से भी जोड़ के देख रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका के अंदर कोई छुपा हमला कर दिया, क्या ईरान ने अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा बम प्लांट कर दिया। चूंकि आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका के अंदर एक ऑफिस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखा गया और उस ड्रोन के डर से जो वहाँ के उपराष्ट्रपति वो भागते नजर आए थे। और इस बार भी ऑयल रिफाइनरी में, खासकर टेक्सास जैसे शहर की ऑयल रिफाइनरी में जब आग की खबरें आती हैं तो अपने आप में बड़ा ताजुब होता है। सवाल बड़ा वाजिब बनता है कि क्या ईरान का इसमें कोई हाथ है, क्या ईरान ने इसमें कुछ कांड किया है या फिर नहीं किया। बहरहाल अभी ये जांच का विषय है, जैसे ये चीज़ खबर कंफर्म हो जाएगी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया पे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रशिया पे बड़ा हमला किया और ड्रोन का वीडियो निकल के सामने आया और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी आप देखें।
इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस हिसाब से बड़ा हमला यूक्रेन रशिया पे कर रहा, बड़ा हमला ईरान इजराइल पे कर रहा, इजराइल ईरान पे कर रहा। अभी फिर खबर निकल के सामने आई कि लेबनान पे भी बड़ा हमला किया इजराइल ने। यानी इन तमाम चीज़ों से दोस्तों ये बात बड़ी साफ है कि आने वाले टाइम में इस दुनिया में शांति नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में वही देश सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास अथाह ताकत हो और इनकम का कोई ऐसा सोर्स हो जो सोर्स कभी ख़त्म ना हो और वो सोर्स किसी पे डिपेंड ना हो। जैसे वो देश है चाइना। चाइना सेमीकंडक्टर बनाता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो चाइना के अलावा कोई और बना भी नहीं सकता और सेमीकंडक्टर की डिमांड हर जगह है। आप ऑयल का स्टोरेज कर सकते हैं लेकिन सेमीकंडक्टर का नहीं। तो ऐसे हाल में अगर आपको अपने देश को आगे लेके जाना है तो चाइना से सीखने की जरूरत है। भले ये बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, डज नॉट मैटर। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद कुछ बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करें।